हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पॉपुलेशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ा था, इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था, एनवायरनमेंट और किसी भी ऑर्गेनिज्म की। सो यहाँ पर हम पेज नंबर 226 से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉपुलेशन हमारा नया टॉपिक है एंड वी विल नाउ अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। सो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन मीन्स कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ जिसमें जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल हों और जो कि सिर्फ इंटर स्पेसिफिकली ही ब्रीडिंग करें, या फिर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो वो इंटर स्पेसिफिक हो, यानी कि इंटर ब्रीडिंग हो उनमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। देखिए क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के। तो देखिए कोई भी पॉपुलेशन अगर होती है तो उसमें कुछ बर्थ रेट होते हैं, डेथ रेट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है वो घट रही है या फिर बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है या फिर क्या हो रहा है। अब जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर 20 लोटस प्लांट हैं किसी एक पोंड में और उसमें से रिप्रोडक्शन से 8 न्यू प्लांट्स ऐड हुए हैं, तो अगर हम उसका बर्थ रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 8/20, यानी कि 0.4, यानी कि 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर ईयर ऐड हो रही हैं। ठीक है। वहीं अगर हम डेथ रेट को काउंट करें तो अगर एक लैब में 40 फ्रूट फ्लाई हैं और 40 में से 4 फ्रूट फ्लाई जो हैं वो मर जाती हैं पर्टिकुलर वीक में, तो अगर हम उस वीक का डेथ रेट निकालें तो वो कितना आता है? 4/40, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि 0.1, यानी कि पर वीक का जो इनका डेथ रेट है वो क्या होता है? 0.1। सो ये जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि डेथ रेट, बर्थ रेट, इनको हम ईयरली, एनुअली भी निकाल सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी फ्रूट फ्लाई का निकाला है वीक पर वीक। ठीक है। सेक्स रेशियो मीन्स कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने मेल हैं और कितनी फीमेल हैं, उसका जो रेशियो होता है डेट इज़ सेक्स रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पॉपुलेशन है और उसमें 60% जो है वो फीमेल है और 40% मेल हैं, तो उसका जो सेक्स रेशियो होगा वो होगा 60:40। यहाँ पर हम ये ग्राफ देखेंगे, पॉपुलेशन पिरामिड्स देखेंगे। देखिए 3 टाइप्स के होते हैं पॉपुलेशन पिरामिड्स: एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। राइट। तो इनको हम अगर समझेंगे तो देखिए जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होता है इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो बहुत ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है वो इंटरमीडिएट है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है वो बहुत ही कम है। बात करते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए रिप्रोडक्टिव फेज़ वो होती है, वो इंडिविजुअल होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, यानी कि वो स्टेज लाइफ की जिसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए अभी मैच्योर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज़। उसके बाद आती है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट करने के बाद जब इंडिविजुअल डेथ की तरफ जाता है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़। तो हमारा जो फर्स्ट है दिस इज़ एक्सपेंडिंग। तो एक्सपेंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, यानी कि जो इमैच्योर इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। रिप्रोडक्टिव फेज़ में इंटरमीडिएट है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि जो बूढ़े हो चुके हैं वो बहुत ही कम हैं। तो इस तरह के जो ग्राफ होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। जैसे कि अभी ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन क्या है? एक्सपेंडिंग है, क्योंकि इसमें जो बूढ़े हैं वो बहुत कम हैं। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो थोड़ी इंटरमीडिएट है और अपकमिंग जो जनरेशन है
जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो उसके इंडिविजुअल्स बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली जो है बढ़ रही है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट जो हमारा पिरामिड होता है इसको हम बोलते हैं स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी आ जाना। चलिए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो इसमें इंडिविजुअल कम है, रिप्रोडक्टिव जो है वो कुछ हैं, और यहाँ पर स्टेज ये है कि जितने रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं उतने ही प्री रिप्रोडक्टिव हैं। यहाँ पर केस वो आ जाता है हम दो हमारे दो वाला। तो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी आ जाती है कि ना तो एक्सपेंड करेंगे और ना ही डिक्लाइन करेंगे। तो उस ऐसे ग्रोथ को हम बोलते हैं स्टेबल। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में क्या होता है, हम दो हमारे एक। ठीक है, तो इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो कम है, रिप्रोडक्टिव जो है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन रिप्रोडक्टिव जो है वो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी कि कम रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं हम कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। सो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है उसकी कितनी डेंसिटी है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। अब हम अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करते हैं तो साइज़ के ऊपर हम डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है बट नंबर कम होता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्लेमाइडोमोनस। इनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है लेकिन एक पौंड में ही ये मिलियंस होते हैं। ठीक है, सो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है कि पर्टिकुलर एरिया में कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि जैसे 200 कैरेट ग्रास यानी कि पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस प्लांट हैं, यानी कि कैरेट ग्रास प्लांट हैं, जो कि जंगल में जो वीडी प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे वीडी प्लांट्स होते हैं वो हैं, और एक सिंगल ह्यूज बनियान ट्री है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि कैनोपी क्या है, यानी कि जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है वो क्या है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बायोमास जो है ये कोई मीनिंगफुल मेज़र नहीं है पॉपुलेशन साइज को बताने का। यानी कि एक जो है वो आपका बरगद का पेड़ है, दूसरा जो है आपके बहुत सारे ग्रास के पेड़ हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहे आपसे कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, तो आप कहोगे कि ये ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी ज़्यादा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया ये ज़्यादा हैं। लेकिन अगर बायोमास की बात की जाए तो बायोमास बरगद के पेड़ का बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीज। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम बायोमास का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है। वैसे ही अगर हम बात करें कि एक बरगद का पेड़ है और उस पर बहुत सारी जो है छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं या फिर चिड़ियाँ हैं वो फीड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंसेक्ट्स की या फिर बर्ड्स की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बनियान ट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो किस तरह से होती है। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए 4 फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से 4 फैक्टर्स होने चाहिए? नेटिलिटी मीन्स द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, जिसे हम बर्थ रेट भी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नेटिलिटी। मोर्टेलिटी यानी कि नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन टाइम। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स जो हैं वो इमिग्रेट यानी कि अंदर आए हैं, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन।
एमिग्रेशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में से कितने पॉपुलेशन जो है वो बाहर जा रही है, उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे इसको, तो ये देखिए यहाँ पर दिस इज population density which we represent by capital N, and this is the mortality we represent it by D यानी कि डेथ रेट, नेटेलिटी यानी कि बर्थ रेट कितना है, इमिग्रेशन यानी कि पॉपुलेशन के अंदर आना डेट इज़ आई, एमिग्रेशन यानी कि पॉपुलेशन से बाहर जाना डेट इज़ ई। तो आप देख रहे हैं तो एरो जो है वो नेटेलिटी और इमिग्रेशन का जो है वो इधर की साइड है, और मोर्टेलिटी का और एमिग्रेशन का वो बाहर की तरफ है। तो पॉपुलेशन जो है वो उसको इंक्रीज़ करेगा कौन, नेटेलिटी यानी कि बर्थ रेट और इमिग्रेशन, डिक्रीज़ करेगा कौन, मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन। इसीलिए मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन का जो साइन है वो नेगेटिव है, इमिग्रेशन का और नेटेलिटी का जो साइन है वो पॉजिटिव है, राइट। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पर यूनिट टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में, जैसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी होती है, बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, यानी कि टोटल बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन में से माइनस हो जाएगा डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन। तो ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस यही पूछ लिया जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी होती है, एन टी यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए यूनिट टाइम प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल्स की। तो हमारे एनसीईआरटी में 2 ग्रोथ मॉडल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है। देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हम समझेंगे कि जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, एक्सपेंडिंग होती है। एक्सपेंडिंग यानी कि उसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरीके की जो एक्सपेंडिंग ग्रोथ होती है वो होती है जे शेप्ड। कैसी होती है, जे शेप्ड, यानी कि अगर ये पॉपुलेशन डेंसिटी है और ये पर यूनिट टाइम है, यानी कि टाइम है, तो जो ग्रोथ होगी वो इस तरीके से होगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियली होगी। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाना किसी भी पॉपुलेशन में, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा ऐड हो जाना एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, जे शेप का होता है। ठीक है, कैसा होता है, जे शेप का होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू आर कैपिटल एन। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी एन है ये है पॉपुलेशन डेंसिटी, डी टी है टाइम, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और एन क्या होता है इसमें, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डी एन ओवर डी टी इज इक्वल्स टू बी माइनस डी इंटू एन, या फिर हम कह सकते हैं डी एन ओवर डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। ठीक है, यहाँ पर आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कि कितना इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, बी माइनस डी, यानी कि टोटल बर्थ माइनस टोटल डेथ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आर, यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है,
तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल क्यों? क्योंकि इसमें पर यूनिट जो टाइम होता है उसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो बहुत ही तेज़ी के साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कर्व होता है, जो हमारी नेक्स्ट ग्रोथ मॉडल होता है, इसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, हमारा थोड़ा सा लॉजिक आता है, यानी कि ये जो ग्रोथ होती है इसका जो कर्व होता है ये क्या होता है, एस शेप होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एस शेप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फैक्टर आ जाता है के। ठीक है, ये के आ जाता है, इसका मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, अगर हम इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है कि एक जो पर्टिकुलर एरिया होता है वो एक पॉपुलेशन को कुछ हद तक ही कैरी कर सकता है, यानी कि एक जो पॉपुलेशन होती है उसके नंबर को कुछ हद तक ही कैरी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, या फिर वहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपस में फिर compete कर सकते हैं रिसोर्सेज के लिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, एक लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है जिसे हम के बोलते हैं। सो के मीन्स कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना रिसोर्सेज जो होते हैं वो अवेलेबल है जो कि कैरी कर सकते हैं एक प्रॉपर पॉपुलेशन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है dN/dt इज इक्वल्स टू R इंटू एन, ब्रैकेट में K माइनस N अपॉन K। ठीक है, यहाँ पर K क्या है, K है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, आई होप आप लोगों को आपको ये जो दोनों ग्रोथ मॉडल्स हैं ये समझ में आए होंगे। इसमें इतना कुछ भी नहीं है, कई बार इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक है, सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें, दोनों में डिफरेंस एक बार समझ लेते हैं कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है वो क्या होता है, जे शेप होता है, वहीं जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है वो एस शेप होता है। एस शेप क्यों होता है कि एक टाइम तक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है लेकिन बाद में जो पॉपुलेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है। कैरिंग कैपेसिटी जो है उस पर्टिकुलर स्पेस की वो इतनी है कि वो सिर्फ इतने ही इंडिविजुअल्स को कैरी कर सकता है, इसलिए जो ग्रोथ होती है वो एक्सीड नहीं करती है, वो सिर्फ यहाँ पर के पर आकर रुक जाती है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, एक तो होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक होती है आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो दोनों के फॉर्मूलेज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को एन बता दिया, पॉपुलेशन डेंसिटी, आर है नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो कि बी माइनस डी होता है, यानी कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। के मीन्स कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि कितना पॉपुलेशन को कैरी कर सकता है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, कितना उसमें रिसोर्सेज हैं। सो these are the growth models। ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी में आपकी एक छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी दे रखी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को लेके। ठीक है, अब देखते हैं इस कहानी में क्या है। एक किंग था, तो उसने एक मिनिस्टर के साथ एक चेस गेम खेलने की शर्त लगाई और बोला कि चलो हम आपके साथ चेस गेम खेलते हैं, आप अगर जीतोगे तो आपको हम वो देंगे जो आप चाहते हैं। तो जो मिनिस्टर था उसने बोला कि ठीक है, आपके साथ मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये होगी कि मुझे जो है अनाज के दाने चाहिए, लेकिन वो किस तरीके से चाहिए कि जैसे ये चेस बोर्ड होता है, ठीक है, वैसे तो इसमें 8 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बना के दिखा रही हूँ कि 1 स्क्वायर में मुझे 1 ग्रेन चाहिए, दूसरे स्क्वायर में मुझे 2 ग्रेन्स चाहिए, तीसरे स्क्वायर में 2 2 4 ग्रेन चाहिए, फोर्थ स्क्वायर में मुझे 4 4 16 ग्रेन चाहिए, फिफ्थ स्क्वायर में 16 इंटू 16 यानी कि कितना होगा, एक्सीड करेगा। ठीक है,
उसके बाद 16x16 जितना आएगा उसका उससे इंटू, यानी कि जितने भी बॉक्सेस होंगे उसमें उसकी जो है स्क्वायर से अगर हम स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये लास्ट के बॉक्स पे जाते जाते 64 पे जाते जाते इतना एक्सीड कर जाएगा कि बहुत ज़्यादा। अब किंग इस बात को नहीं समझ पाया। किंग ने सोचा कि एक दो दाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा कितना हो जाएगा, 1x2x3x4x5। तो उसका मैथ्स थोड़ा वीक था, जैसे सभी बायोलॉजी वालों का होता है। तो उसने मिनिस्टर की बात को जो है लाइटली ले लिया। उसने कहा ठीक है चलो हम तो शर्त लगाते हैं। अब राजा शर्त हार भी गया, यानी कि जो मिनिस्टर है वो गेम जीत गया। अब हुआ क्या कि जब देने की बारी आई तो यहाँ पर कितने स्क्वायर्स थे, 64 स्क्वायर्स थे, ठीक है, यानी कि 8 इस साइड वाले और 8 इस साइड वाले, तो टोटल 64 स्क्वायर। तो अगर 1x1, 2x2, 4x4, 5 उसके बाद 16x16 और फिर उसकी जो मल्टीप्लिकेशन आई उसकी इंटू इसकी, तो 64 टाइम्स तक ये करना था। तो यानी कि आप सोच सकते हो कि कितने ग्रेन्स, यानी कि कितना अनाज उसने लिया होगा, ठीक है। तो ये कहानी जो है ये किस लिए है, ये कहानी से आपको समझाया जा रहा है कि पॉपुलेशन जो होती है वो एक्सपोनेंशियली इसी तरीके से इंक्रीज होती है, ठीक है। इसी तरीके से पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। जैसे आप अगर देखें, गूगल पे सर्च करें तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। तो जैसे 1 इंडिविजुअल है तो 1 से 2 इंडिविजुअल्स हुए, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, जैसे 1 इंडिविजुअल है 1 से 2 इंडिविजुअल हुए, उसके बाद 2 से 4 इंडिविजुअल्स हुए, किसी किसी के तो 2 से 6 या फिर 8 इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद इसके फिर सबके, तो इस तरीके से जो 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 64 का स्क्वायर, तो इस तरीके से जब स्क्वायर होते गए तो एक्सपोनेंशियली जो है ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की। इसी वजह से आज पॉपुलेशन 138 करोड़ से भी ज़्यादा एक्सीड करने वाली है, और हो सकता है कि चाइना से भी ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाए अपकमिंग ईयर में। तो बहुत ही खुशी की बात है कम से कम किसी एक चीज़ पर तो हमारा इंडिया नंबर 1 होगा। ओके, चलिए अब वापस अपनी बायोलॉजी में आ जाते हैं। तो ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉपुलेशन के जो ग्रोथ मॉडल्स हैं ये क्या हैं। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कितनी ही बार ये 5 नंबर मार्क्स में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन यही आता है कि सबसे पहले तो आपको पूछ लेगा कि क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सेकंड आपको पूछ सकता है कि जो ग्राफ होता है उसका शेप क्या होती है, आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है। तो इस बेसिस पर आपके जो क्वेश्चन है वो बनते हैं इस पे बोर्ड में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस। अब वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी होती है उसको एफिशिएंट करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था एडेप्टेशन, ठीक है, अडेप्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए इवोल्यूशन के लिए कि वो अपना जो रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है उसको ऐसा बेहतर कर ले कि उसका एक्सटिंक्शन हो ही ना। समझ रहे हो आप इस बात को कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस तरीके से मैनेज करे एनवायरनमेंट में कि चाहे तो कितनी भी हार्श कंडीशन आ जाए एनवायरनमेंट में उसका एक्सटिंक्शन ना हो। तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक रूल है, वो रूल क्या कहता है कि जितना कोई ऑर्गेनिज्म बहुत बार रिप्रोड्यूस करेगा उतनी ही जो उसकी
जो लाइफ स्पैन होगी वो छोटी होगी, राइट। और जितना जो भी इंडिविजुअल है जितना टाइम में रिप्रोड्यूस करेगा उतनी ही उसकी लाइफ स्पैन बड़ी होगी, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ वंस इन लाइफ टाइम ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पैसिफिक में सैल्मन फिश है, बैम्बू ट्री है, तो ये सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है। कुछ बर्ड्स और कुछ मैमल्स भी ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ओयस्टर, पेलेजिक फिशेस, ठीक है। तो ये लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी उतने ही आपके चांसेस हैं किसके, सर्वाइवल के, ठीक है। जितना आपकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, रिप्रोडक्टिवली फिट हो आप, उतने ही आपके क्या हैं, चांसेस होते हैं किसके, सर्वाइवल के, ठीक है। अगर आप रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं हो तो चांसेस होते हैं कि आप एक्सटिंक्ट कर जाओ, ठीक है। भाई रिप्रोडक्शन, अब जैसे लॉयंस हैं कि सेव लॉयन, सेव टाइगर, तो क्या होता है वो रिप्रोडक्टिवली इतना ज़्यादा उनमें फिटनेस नहीं है, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो रेट होता है उनका, बर्थ रेट जो होता है वो उनका बहुत ही ज़्यादा कम होता है, समझ रहे हो इस बात को। और दूसरी बात ये है कि जैसे मॉस्किटोज़ हैं, तो मॉस्किटोज़ के लिए हम लोग क्या कुछ नहीं करते, मॉस्किटो नेट लगाते हैं, हम लोग स्प्रे करते हैं, और जो मशीन्स आती हैं वो लगाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मॉस्किटोज़ जो हैं वो इरेडिकेट होते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि एक मॉस्किटो जो होता है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स को जनरेट करता है, यानी कि रिप्रोडक्टिवली फिट है, समझ रहे हो। तो जो रिप्रोडक्टिवली फिट इंडिविजुअल होता है उसको एक्सटिंक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं होता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो यही इसकी कहानी थी। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, कुछ स्टूडेंट्स इसको समझते हैं कि ये थोड़ा इजी है। वैसे समझने के लिए तो ये इजी है, लेकिन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि आपको पढ़ने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बीच में से भी आपको 1 लाइन का, 2 लाइन का, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन इंटरेक्शंस क्या होते हैं, यानी कि पॉपुलेशन में आपस में ही स्पीसीज़ का, वन स्पीसीज़ का दूसरी स्पीसीज़ से क्या इंटरेक्शन है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, राइट। तो जैसे कि म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि आप हमें कुछ दो तो हम बदले में आपको कुछ देंगे, डैट इज़ म्यूचुअलिज्म, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन में देखियो किसी का भला नहीं हो रहा, दोनों को नेगेटिव मिल रहा है, स्पीसीज ए स्पीसीज बी दोनों को ही नेगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज के लिए 2 स्पीसीज compete करते हैं। तो कभी जो है एक स्पीसीज का नुकसान हो जाता है compete करने के चक्कर में, कभी जो है दूसरी का, यानी कि रिसोर्स तो एक है लेकिन कंपटीशन दोनों ही कर रहे हैं उस रिसोर्स के लिए। तो एक बार ऐसा होता है कि दूसरे को मिल गई, एक बार ऐसा होता है कि पहली वाली को मिल गई, तो दोनों का ही क्या है इसमें नुकसान होता है, या फिर दोनों को ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस रिसोर्स को पाने के लिए। नेक्स्ट इज प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब होता है कि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो, जैसे शिकार होता है, शिकारी होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीडेशन, ठीक है। यहाँ पर स्पीसीज ए को प्लस मिलेगा पॉइंट, स्पीसीज बी को नेगेटिव मिलेगा। अभी स्पीसीज ए जो है वो क्या है, स्पीसीज ए है लॉयन और स्पीसीज बी क्या है, डियर। तो डियर को लॉयन खा जाएगा, तो स्पीसीज ए को तो खाना मिल रहा है स्वादिष्ट वो भी, तो इसीलिए उसको प्लस मिलेगा। स्पीसीज बी जो है उसको नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि वो उसकी तो जान ही चली गई, तो इसीलिए इसको यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है, तो इसलिए इसका माइनस है।
नेक्स्ट इज पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में भी वही कहानी है, बस वही है कि जो स्पीसीज बी है वो मरती नहीं है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रीडेशन में क्या है कि स्पीसीज बी को अपनी जान से ही हाथ गंवाना पड़ता है क्योंकि वो उसको खा जाती है स्पीसीज ए। लेकिन पैरासाइटिज्म में क्या है कि स्पीसीज ए जो है ये एज ए पैरासाइट बिहेव करता है होस्ट के ऊपर। तो होस्ट को नुकसान तो होता है, वो कुछ उसका या तो फूड खाते हैं या फिर उसके शरीर के ऊपर रहते हैं या उसके शरीर के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो उसको यूटिलाइज तो करते हैं बट उसको किल नहीं करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कॉमनसिलिज्म इज द relationship between two species when one species is benefited and other is neither benefited and nor harmed, that is commensalism. so इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम कह सकते हैं कि जैसे सी एनीमोन होता है और हर्मिट क्रैब होता है। तो हर्मिट क्रैब के ऊपर सी एनीमोन जो होता है वो रहता है, तो हर्मिट क्रैब को सी एनीमोन से प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि सी एनीमोन के टेंटिकल्स जो होते हैं ना वो किसी भी प्रे को भगा देते हैं। एमेंसिलिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज व्हेन वन स्पीसीज इज harmed and other species is neither harmed or nor benefited. इसका एग्जाम्पल हम लोग सोच सकते हैं कि जैसे हाथी होता है, ठीक है, जंगली हाथी, वो भागा भागा आता है तो वो क्या करता है, किसी भी एक जानवर को जो कमज़ोर होता है या फिर जो जंगल होता है वो तो उसको तहस नहस कर देता है। तो जिसका तहस नहस हो गया घर बार सब, तो वो उसको हार्म होगा, वो नेगेटिव में जाएगा। और हाथी क्या है, वो तो पागलों की तरह ऐसे घूमता है, कुछ भी करता है, तो उसको ना तो पॉजिटिव कुछ मिल रहा है ना नेगेटिव, वो तो बस सर फिरा है। तो ये हमारे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं। अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, कि कौन कैसे है, क्या है, कैसे नहीं है। चलिए, कलर चेंज कर लिया है मैंने क्योंकि लाइफ कलरफुल होनी चाहिए, क्योंकि कलर्स होते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा। क्या कहते हो, कमेंट करके बताए। ओके, और लाइक भी कर देना वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रीडेशन। तो प्रीडेशन का मतलब होता है कि वन ऑर्गेनिज्म इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज़ हार्म्ड, क्योंकि उसकी तो जान चली गई ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए कुछ जैसे कि स्पैरोज होते हैं, ठीक है, तो ये सीड खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईट कर रहा है, जो खा रहा है, वो क्या है, प्रीडेटर है, और जो शिकार बन रहा है वो क्या होता है, प्रे होता है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा ये एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट में जो एनर्जी होती है वो वन ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जानी चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पर प्री और प्रीडेटर वाला कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रीडेटर जो होता है वो फीडिंग होता है और जो प्रे होता है वो अपने आप को खिला देता है लोगों को, मतलब प्रीडेटर्स को, ठीक है। आप देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स होते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जैसे कि पेस्ट कंट्रोल मेथड, यानी कि उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो प्रीडेटर्स से अपनी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि जो प्रीडेटर्स के लिए टेस्टलेस होते हैं, ताकि वो उनको छोड़ के चले जाएं किसी और को खाने के लिए। अब जैसे कि कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर होता है जिसको हम मोथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो मोथ होता है ये कैक्टस को फीड करता है, तो जिसकी वजह से ये मोथ जो होता है ये इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बिटर होते हैं। तो ये क्या कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, तो जो प्रीडेटर्स होते हैं वो उसको नहीं खा पाते हैं, ठीक है।
अब अगर हम आगे देखें कि जैसे कि स्टार फिश है, पीसेस्टर, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रीडेटर है। तो ये जो स्टार फिश होती है ये वहाँ की जितनी भी बाकी की स्टार फिशेस होती हैं उनको खा जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब अगर कोई प्रीडेटर जो होता है वो अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करता है, यानी कि जितना उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, तो क्या होता है कि प्रीडेटर तो एक्सटिंक्ट होगा ही, साथ साथ उसका जो प्रे है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सॉरी, प्रे तो एक्सटिंक्ट होगा ही, क्योंकि प्रे को जब ओवर एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो वो तो एक्सटिंक्ट होगा ही, लेकिन साथ साथ जो प्रीडेटर है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई जब खाना ही नहीं बचेगा तो खाएगा किसको। अब कुछ इंसेक्ट्स या कुछ फ्रॉग होते हैं उनमें कैमोफ्लेज होता है। कैमोफ्लेज का मतलब क्रिप्टिकली कलर्ड स्ट्रक्चर, क्रिप्टिकली कलर्ड स्किन, ताकि वो अपने प्रीडेटर से बच सकें, उसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। जैसे कि कैमेलियन होता है, गार्डन लिजर्ड, तो वो जिस भी जगह पर जाती है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप के शरीर का रंग चेंज कर लेती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड है प्रीडेटर्स का बचने के लिए, प्रे का बचने के लिए प्रीडेटर्स से। कुछ स्नेक होते हैं वो भी जो पत्तों में रहते हैं वो हरे स्नेक होते हैं, जो सैंड में रहते हैं वो सैंड जैसे कलर के स्नेक होते हैं। तो यानी कि जो कलर के पीछे, बैकग्राउंड के पीछे जो छुप जाए अपने कलर के साथ, जो मिक्स हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। तो कैमोफ्लेज इज ए मैकेनिज्म टू हाइड themselves और टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। ठीक है, कुछ बटरफ्लाइज होती हैं उनमें भी कुछ ऐसा केमिकल्स एक्वायर कर लेती हैं जिसकी वजह से जो प्रीडेटर उनको पहले तो खाते ही नहीं है, और अगर खाते भी तो वो उनको टेस्टी नहीं लगती हैं, क्योंकि वो जो क्या करती हैं, वो किसी पॉइजनस वीड के ऊपर फीड करती हैं, तो इसीलिए उनके अंदर वो पॉइजनस चीज़ें आ जाती हैं, या फिर वो पॉइजनस या फिर टेस्टलेस मटेरियल्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए कुछ इनमें इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि फाइटोफेगस, तो ये प्लांट सेप के ऊपर फीड करता है, और जो कि एनिमल्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो इसलिए वो उसको अवॉइड करते हैं खाने के लिए। ठीक है, अभी कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि थॉर्न्स को डेवलप कर लेते हैं अपने ऊपर, जैसे कि अकेसिया है, कैक्टस है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल मीन्स होते हैं बचने के, क्योंकि कांटों को कौन खाएगा भाई। ठीक है, सभी को अपना जो है जिंदा रहना है। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस को हम बोलते हैं आँख का पेड़। ठीक है, आँख का पेड़ को अगर आपने तोड़ के देखा है तो उसमें दूध जैसा निकलता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसटेस्टफुल होता है। तो वो भी एक मैकेनिज़्म है कि वो गाय भैंस कोई उसको ना खाए, तो इसलिए वो अपने अंदर ऐसा केमिकल को जनरेट कर लेते हैं प्लांट्स, ताकि वो प्रीडेटर से बचे रहें। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, ओपियम, स्ट्राइसिन, तो ये भी कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को, हार्मफुल ड्रग्स वाले प्रोडक्ट्स को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं ताकि ग्रेजर्स से वो बच सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है कि जब टू स्पीसीज compete करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, सेम रिसोर्स के लिए, उसको हम बोलते हैं कंपटीशन। ठीक है, अभी कंपटीशन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है ना, तो 3 पार्ट में ही हो पाएगा ये चैप्टर, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा है। ओके, थैंक यू, and please like, share and subscribe to my channel.